नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक और बेबाक बात करने वाले अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। आज बात करना है दिल्ली के राजनीतिक दलों के मुख्यालय की। 24 अकबर रोड, ये मेरे ख्याल से 48 साल से, क्षमा करें, 48 साल से कांग्रेस का मुख्यालय रहा और 11 अकबर रोड भारतीय जनता पार्टी का कई सालों से मुख्यालय रहा। और हम जब जब दिल्ली गए, दोनों मुख्यालयों की मुलाकात लेते रहे, क्योंकि राजनेताओं से मिलना हमारा धर्म था पत्रकार के नाते। इसलिए हम मुंबई से जब आते थे तो हमारा यहां पर उनसे मिलना होता था। मगर आज जो खबर, ताजा खबर ये है कि 24 अकबर रोड को खाली करने, शनिवार तक खाली करने का नोटिस दिया गया है सरकार ने। वैसे सरकार, मोदी सरकार कुछ ऐसे मसले रखती है कि भाई देखो, हम कांग्रेस का ही ऑफिस खाली नहीं करा रहे हैं, हम तो अपना ऑफिस भी खाली करा रहे हैं। तो उन्होंने 28 मार्च 2026 का डेडलाइन दे रखा था, मगर इतने साल तक इन्होंने ये ऑफिस खाली नहीं कराया। दोनों पार्टियों के ऑफिस, नए ऑफिस, अत्याधुनिक ऑफिस अभी तैयार हो गए, उनका उद्घाटन भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन मोदी जी ने करा और कांग्रेस का जो ऑफिस नया बना उसका उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी ने करा। मगर एकाएक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस को यहां से हटाने की, न केवल कांग्रेस के मुख्यालय को खाली करने की, कांग्रेस के कार्यालय को खाली करने की नोटिस दी है, बल्कि 5 रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस का जो ऑफिस हुआ करता था उसको भी खाली करने की नोटिस दी है। तो अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वेंडेटा है या फिर कोई नियमानुसार ये सब कुछ हो रहा है। अजय जी। नमस्कार हरी भाई। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि कांग्रेस के लिए तमाम सारे लोग एक नैरेटिव बनाते हैं, और ये नैरेटिव किसी और का नहीं, आरएसएस बीजेपी का ही बनाया हुआ है। कुछ इसमें समाजवादियों का भी रोल है। तो ये एक लंबे समय से बनाएगा, कांग्रेस ने इतना लूट लिया, कांग्रेस ने ये कर लिया, कांग्रेस ने वो कर लिया। साहब, कांग्रेस अपना एक दफ्तर नहीं निजी बना सकी। तो अब आप सोचिए, और यही नहीं, देश के तमाम राज्यों में उसके पास अपना दफ्तर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी और कांग्रेस पार्टी उस समय टूटी थी, तो कांग्रेस पार्टी के पास दफ्तर नहीं था। तो 60 के दशक तक जो बर्मा भवन रहा था, जहां पर म्यांमार की जो अभी पीछे राष्ट्रपति थी, वो राष्ट्रपति का जन्म ही उसमें हुआ था। वो ऐतिहासिक बिल्डिंग, इतिहास है वो। तो वो इमारत कांग्रेस को उन्होंने अलॉट करवाई, और जब उन्होंने ये कराई तो उसके बाद में कांग्रेस का दफ्तर वहां से चलने लगा, रेनोवेट हुआ, सारी चीज हुई और वहां से चलने लगा। बहुत साधारण सा दफ्तर चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस का वास्तविक दफ्तर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने, जो उनका स्वराज भवन होता था इलाहाबाद में, वो स्वराज भवन जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, वहां स्वराज भवन जो होता था उनका बड़ा सा, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, वो उन्होंने डोनेट कर दिया था और कांग्रेस पार्टी को, और वो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बना था, वही रजिस्टर मुख्यालय था। तो अब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के पास पहला मुख्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिनके जनरल सेक्रेटरी होते थे महात्मा गांधी जी, वो मोतीलाल नेहरू ने वो डोनेट किया था।
उसके बाद में उन्होंने आनंद भवन बनाया और वो आनंद भवन में शिफ्ट कर गए थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उन्होंने आनंद भवन समेत जितनी संपत्तियां थी वो डोनेट कर दी। तो इस तरह से उस परिवार ने तो इस देश को दिया ही, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ इस देश के लोगों से लूट कर, चोरी कर, डाके डालकर तमाम तरीके से जो पैसा वसूला, उनके तमाम आलीशान ऑफिस चंद साल की सरकार में बन गए और उनके पास में, उनके खातों में हजारों करोड़ रुपया पार्टी के फंड में, पीएम केयर फंड के नाम से जो फर्जी फंड बनाया यह कह के कि यह सरकारी है, उस फंड में हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी का अपना हो गया और इस तरह से करके इन्होंने देश को लूटा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का कार्यालय चल रहा था, भाजपा का भी चलता था। अब आप एक चीज सोचिए, इस पे इन्हें आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, यही दो हैं जो भयंकर तरीके से लड़ते हैं इनके हर नैरेटिव के लिए। आप ये समझिए, इनके तो कार्यालय नहीं खाली होते, इन्होंने जो कि जैसे इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को अलॉट कर रखा है, वो किसी भी तरीके से अधिकृत नहीं है, अलॉट कर रखा है। इसी तरीके से इन्होंने अलॉट कर रखा है मुरली मनोहर जोशी को, वो क्या है? कुछ नहीं है। इसी तरीके से अमित मालवीय को अलॉट कर रखा है जो किसी आधिकारिक पद पे नहीं कभी रहा। इसके अलावा इसी तरीके से इन्होंने जो है अहलूवालिया को अलॉट कर रखा है, गुलाम नबी आजाद को भी, गुलाम नबी आजाद को, जो इनके पास इसी तरह से एक नहीं इतने सारे लोग हैं जो इनके चरणों में जाके पड़ गए, उनको इन्होंने अलॉट कर रखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से इन्हें नफरत है। तो और वो भी ये सब ड्रामे उसी समय करते हैं जब चुनाव का समय आ जाए, कुछ और आ जाए। आप अचानक नोटिस भेजेंगे और कहेंगे 3 दिन में, 4 दिन में खाली कर दीजिए। अब आप सोचिए, तो यह स्थिति है इनकी। और इस तरह से जब ये करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इन सब चीजों से डरती नहीं है, क्योंकि वो लड़के संघर्ष करके बनी पार्टी है। इनकी तरीके से कोई पूंजीपतियों के पैसे से बनी पार्टी नहीं, यहूदियों के उससे बनी पार्टी नहीं। तो यह आप समझ सकते हैं। तो यह इनका सच्चाई है। अब जब ये सब कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी तो डरने का नाम नहीं लेती। राहुल गांधी नहीं डरे, एक शब्द नहीं इस पे कहा। ठीक है, ये पार्टी का बाकी फोरम देखेगा जो है, क्योंकि पार्टी के तमाम विंग, आप ये कह दें कि एक तो कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका अपना हो गया। इसी तरीके से उसके विंग्स के भी ऑफिस पाने के लिए उसके पास में अधिकृत है, कानूनन अधिकृत है वो मांगने के लिए कि हमारे पास उसके लिए नहीं। तो उसके दफ्तर वहां चल रहे थे और वो दफ्तर इसलिए खाली करा रहे हैं क्योंकि यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में इनके नाक में पूरा वो किए हुए परेशान है। और इसी तरीके से कांग्रेस की जो महिला विंग है और वो सारी विंग है जिनके दफ्तर वहां है, वो इन्हें परेशानी दिए हुए थे। तो आप समझिए, इसलिए इन्होंने ये सारी साजिश रची और इसलिए कर रहे हैं। बहरहाल, क्या ये वक्त इसके लिए लड़ने का था? नहीं। इस समय वक्त था इस देश के लिए जो संकट सामने खड़ा है, जिसमें आप चाहते हैं कि कांग्रेस सहयोग भी करे। कांग्रेस कर भी रही है कि हाँ ठीक है, देश की जनता को राहत मिले, हम सहयोग करने को तैयार हैं। ये बात स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी ने कही। तो आप उस पर नहीं करना चाहते। आप तो इतने डरपोक हैं, कायर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का, नेतन्याहू का, अमेरिका का, इजराइल का नाम नहीं ले सकते, चीन का नाम नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ कांग्रेस पे हमला करेंगे, इस पे करेंगे, उस पे करेंगे। साहब, यदि इतना ही है तो क्यों डर रहे हैं? अब ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है जैसे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका, ईरान के डर के कारण इनकी हालत बिगड़ी हुई है, बोल रहे हैं नहीं वार्ता चल रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो कह रहा है, इजराइल जो है जाके कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई वार्ता नहीं चल रही। अमेरिका उधर अपने सैनिक भेज रहा है
एक तरफ कह रहा सीज फायर है। ये सब सीज फायर और ये दोगले लोग हैं, ये पीठ में छुरा भोगते हैं। तो वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं। आपको याद करिए, जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में इस देश के लोगों को उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं निकले। नरेंद्र मोदी घर में बैठे रहे, जो अपने यहां वो मोर को दाने चुगाते रहे, और इस देश के सैनिकों पर अटैक हुआ। जिस तरह से चीन ने हमारे 21 सैनिक मार डाले, ब्रिगेडियर कर्नल। और इसके अलावा तब नरेंद्र मोदी बोले ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। नरवणे की पुस्तक में सच आ गया तो हालत बिगड़ गई, पुस्तक नहीं छपने देंगे। अब इधर क्या हो रहा है, जब चुनाव था तो चुनाव में भूल गए कि हाँ कोई कोरोना है, कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप आया था तो आपके वहीं अहमदाबाद ही लेके आए थे, तब भूल गए थे कोरोना है। तो नमस्ते जिस तरह से, हाँ, तो ये आप समझ लीजिए, ये बहुत कायर लोग हैं। तो जब इस समय लड़ने का वक्त है, तो लड़ने के लिए इस देश के लोगों को कैसे राहत दी जाए, इस पर पूरा दिमाग लगाने की बजाय इस पर दिमाग लगा रहे हैं कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचाए, इनको कैसे पहुंचाए। आप सोचिए, 6 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए कन्नन गोपीनाथन आईएएस ऑफिसर थे, नौकरी छोड़ के, बिल्कुल नए लड़के थे, जोश के साथ आए। उन्होंने इस्तीफा दिया था, 6 साल हो गए, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं अभी तक किया। अब आप सोचिए, जब वो चुनाव लड़ने केरल में जा रहे हैं तो उनको लेटर आ रहा है कि आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। भाई 6 साल तक 6 साल। तो उनका यही सवाल है कि साहब ये नहीं मंजूर किया गया तो क्या 6 साल में आपने कोई तनख्वाहें दी, कुछ दिया, क्या दिया, भत्ता दिया, कोई चीज दी? हमें कोई चिट्ठी भेज के कहा कि नहीं वापस आओ। अब आप एक चीज समझिए, आप इस तरह से, तो ये इतने छोटे लोग हैं तो ये करते हैं, तो ये यही करते हैं जैसे राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करा देना, राहुल गांधी के खिलाफ ये कर देना, इसके कर देना। ये इस, अब जैसे सोशल मीडिया पे तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे तमाम सारे लोग बोलते हैं, उनके वीडियोस डिलीट करा देना, उनके चैनल्स को बंद करा देना, उनके ट्विटर अकाउंट हो या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो वो बंद करा देना। तो ये सब काम करके जब ये कर रहे हो, अच्छा सोचिए, ये सब छोड़िए, एक इजराइल ने जो अत्याचार किया था, एक 5-6 साल की बच्ची थी जो वहां पर गजा में, और वहां पर उसके साथ जो अत्याचार हुआ था उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उस डॉक्यूमेंट्री को भारत में इन्होंने बैन करा दिया। अब आप सोचिए, उससे भी इतना डर लग रहा। मतलब आप इजराइल के क्या है, एजेंट हैं, क्या है, उनके चौकीदार हैं, क्या है? तो साहब बना अपना बाप तो बता ही आए हैं कि इजराइल इनका बाप है। सच्चाई भी है, यहूदियों का बाप यहूदी होता है। और जिन लोगों ने आरएसएस बनाई वो है कौन, उनका इतिहास जब आप खंगालेंगे तो वहां से जो मार के भगाए गए थे यहूदी, वही आके कोंकण और इधर के इलाके में बसे थे। यही लोग अपने आप को चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं, और इन्होंने ही आरएसएस बनाई। तो अब आप समझ लीजिए, तो ये वो लोग हैं, और जो ये लोग हो, इनसे स्वाभाविक सी बात है, क्रूर और तमाम तरह से गंदे लोग होते हैं, तो इनसे आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद मत करिए। जी अजय जी, आपने गोपीनाथ का जिक्र किया, मुझे 2 उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे हैं, यानी अपने दर्शकों के लिए भी। जम्मू कश्मीर में एक आईएएस अफसर था जिसने एक पार्टी बनाई, इस्तीफा देके पार्टी बनाई, फैसल, हाँ, और फिर वो उनके साथ हो लिया, उनके इशारे पर नाचने लगा, तो फिर वापस उसको नौकरी में रख लिया। जिसने राजनीतिक दल बनाया उस आदमी को फिर सनदी सेवा में ले लिया उन्होंने। दूसरी बात, वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट का जज, आपने कहा कि ये गोपीनाथ का 6 साल से इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, ये बता रहे हैं। वहां पर तो वो जज टीएमसी के खिलाफ जजमेंट देता रहा, उसके खिलाफ ढेर सारे जजमेंट उसने दिए, पब्लिक फोरा पर जाके भी उसने टीएमसी यानी ममता बनर्जी के खिलाफ बातें करी,
और उसने तुरंत इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के तुरंत मंजूर हो गया, तुरंत लोकसभा का उम्मीदवार बन गया और नहीं तुरंत नहीं, वो सुनिए सुनिए लोकसभा में हरि चुना भाई, गया। उसमें भी मंजूर होने के पहले ही उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद मंजूर हुआ। हाँ हाँ, ये यानी इनके कारनामे कैसे हैं? इसका और एक उदाहरण दे दो। कानपुर में, कानपुर का पुलिस कमिश्नर था है श्री राम अरुण, एक यूपी के डीजीपी हुआ करते थे, बीजेपी के बड़े प्रो थे, है दलित समुदाय से आते थे। तो उन्हीं का असीम अरुण 94 बैच का आईपीएस था। तो असीम जो है वहां पुलिस कमिश्नर था, कमिश्नर रहते हुए बावर्दी दुरुस्त वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। और अचानक अचानक एक दिन घोषणा करता है, मतलब भाजपा की तरफ से घोषणा होती कि उसे कन्नौज से टिकट दिया जा रहा है, और उसका नाम जैसे ही चलता है वैसे ही वो इस्तीफा देता है और इस्तीफा मंजूर हो जाता है, सेम डे सब आ जाता है और वो ज्वाइन कर लेता है। सेम सी स्थिति पंजाब में एक आईएएस था गोयल, और गोयल अचानक इस्तीफा देता है और सेम डे उसका भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हो जाती है, जिसको लेके पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट मामला, और फिर वो इस्तीफा दे के वापस चला गया है। तो मैं ये बता रहा हूं, इनके साथ होगा तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं हाँ, तो। मध्य प्रदेश में भी एक आईएएस महिला ने इस्तीफा दिया, जिलाधीश ने, और उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उसको उम्मीदवारी कांग्रेस की मिल गई मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाई। ये गोपीनाथ का भी यही हाल होगा। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि ये स्थितियां हैं। तो ये असल में अपना पूरा दिमाग इस बात पे नहीं लगाते हैं कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा किया जाए, क्या भला किया जाए। देश के आधा दर्जन राज्यों में पेट्रोलियम संकट पैदा होने लगे, पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी लाइन लग रही है, और दूसरे संकट है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जो मेड आती है उसकी स्थिति है कि उसने जो है जिस दिन 28 तारीख को ये घटना हुई, वो किया गया, उस दिन उसने मुझसे ही बुक करवाई थी, चूंकि वो नहीं कर पाती तो उसने कहा भैया बुक कर दो। मैंने उसकी गैस बुक करी थी, मैसेज आ गया, सब कुछ हो गया। आज यह स्थिति है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके पास गैस नहीं आई थी। बोलो। अब और अब आप ये यहाँ सोचिए, गैस तो मैंने यहाँ गैस पूछा कि डीलर गैस डीलर को यह कहा जाता है कि गैस की कमी है, ऐसा आप लोग मत कहो, कोई कमी नहीं है ऐसा बताओ। गैस डीलर्स को यह कहा गया है, ये सूचना दी गई है। गुजरात में लंबी लाइनें लगी हैं, मोरबी के उद्योग बंद हो गए हैं, सूरत में जो कि हमारा उद्योग सिटी है वहां पर इसका प्रॉब्लम है। मगर कहा जाता है मुख्यमंत्री की ओर से, डेप्यूटी सीएम की ओर से, कि कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक संकट नहीं है, तो आपने जो गैस की बुकिंग 21 दिन में होती थी, क्यों शहरों में 25 दिन कर दिया और गांव में 45 दिन कर दिया? क्यों कर दिया? संकट नहीं होता तो क्यों? क्या भाई 45 दिन किसी का सिलेंडर चल सकता है? संभव ही नहीं है। इसी तरीके से शहरों में जिस तरह से हर चीज गैस ही इस्तेमाल होती है, साहब क्या करेगा कैसे? मेरे घर में 20 दिन करीब सिलेंडर चलता है, अब ये 25 दिन बाद बुक करेंगे, उसके बाद में पता नहीं कब आएगा, तो आप बताइए उतने दिन क्या करेंगे? सही तो बात, ये सही बात। संकट की स्थिति है, उससे निपटने की बजाय यह कर रहे हैं। एक तरफ कहना है कोई संकट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, दूसरी तरफ ये है। आप वो बता रही थी कि उसने 300 रुपए किलो के हिसाब से गैस का 5 किलो का वो खरीदा है सिलेंडर। अब आप सोचिए 5 किलो का सिलेंडर लेके उसने भरवाया और ये किया। मुझे तकलीफ हुई, मेरे पास भी एक ही सिलेंडर है, एक अभी नहीं है, भरा नहीं है। तो जब आएगा तो मैं यही उससे कहा भाई मेरा आ जाए तो तुम उतने दिन के लिए ले लेना जितने दिन तुम्हारा आ जाए, और उसके बाद में मुझे वापस कर देना, क्योंकि फिर मेरे को समस्या हो जाएगी। सही तो बात। ये स्थिति मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ये हालत है। तो जब ये हालत खड़ी हो तो निश्चित रूप से एक संकट की स्थिति होती। यानी तो ये जनता की जब खड़ा है तब ये उनसे उस संकट से भिड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं।
नहीं, यही तो उनका बोनापन है। इसलिए हम तो कहते थे ना, पहले तो विराट व्यक्तित्व हुआ करते थे, ये तो ऑल पार्टी मीटिंग में जाते ही नहीं जनाब। नहीं, डर के आज देखिए आप कहां गए। देखिए आप, सामान्य तौर पे ऑल पार्टी मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री उसे हेड करते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट करने का काम किया, कोई सवाल नहीं पूछे। लेकिन जब आपने सरेंडर कर दिया, आपने समझौता कर लिया, आप झुक गए, तब कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया। तब कहा ये क्या है, जब हम लगातार इस स्थिति में थे तो आपने सरेंडर क्यों किया। उधर पाकिस्तान ने अपने को विजयी घोषित कर दिया, जैसे अमेरिका अपने आप को विजयी घोषित करता है। और मैं ईरान को वो दूंगा साधुवाद कि वो तो उसे लानत दे रहा है, का झूठ बोल रहे हो। सही बात। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री आज तक नहीं कह पाया कि झूठ बोल रहा है ट्रंप, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान तक तो नहीं कह पाया। साहब, पाकिस्तान ने तो कंडेम की, खामनेई की हत्या को, पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद, और श्रीलंका ने जो हिम्मत दिखाई कि हमारा एयर स्पेस हम यूज नहीं करने देंगे, ऐसे छोटे छोटे देश भी यदि वो अमेरिका को सुना सकते हैं। स्पेन को देखिए, स्पेन के तो उसने तो जो किया वो मतलब अद्भुत सा है। उसने अपनी नाटो से भी सेना बुला ली। मैं ये कह रहा हूं कि ये होता है रीढ़। छोटे छोटे देश दिखा रहे हैं कि हम रीढ़ हैं। भारत का प्रधानमंत्री किचुआ की तरह से नाप रहा है। तो आप सोचिए कि इस तरह से प्रधानमंत्री हो गया हो, जहां किचुआ प्रधानमंत्री हो, तो वो क्या करेगा। वो बेचारे उन दलों को जो देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें खत्म करेगा, उन्हें मारने का काम करेगा। तो यह स्थिति है। यह शख्स असल में देश का सबसे बड़ा डिजास्टर। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, जनता को जागरूक करने के लिए, उनके ध्यान में लाने के लिए। हम तो चाहते हैं कि जनता जागरूक हो और जनता संघर्ष के लिए तैयार हो। बाकी तो हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। आज हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।